ये कहानी है राजीव और रचना की, जिसमें राजीव की शादी हो चुकी है और उसने अपनी पत्नी का मुंह अब तक नहीं देखा है। चलिए पढ़ते हैं कि क्या हुआ जो उसने अपनी पत्नी का मुंह नहीं देखा। मेरा नाम राजीव है। मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी, परंतु मेरी माँ ने मेरी पत्नी को मुझे देखने तक नहीं दिया। मेरी माँ उसको अपने साथ लेकर सोती थी। मेरी शादी को 1 महीना हो गया था, लेकिन अभी तक मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था। एक दिन मेरी माँ पड़ोस में गई थी और मेरी पत्नी रसोई में खाना बना रही थी। वहाँ मैं जल्दी से गया। मेरी पत्नी जल्दी से घूंघट डालने ही वाली थी कि तभी मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने अपनी पत्नी का चेहरा देख लिया। उसका चेहरा देखते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह बहुत खूबसूरत थी। मांग में सिंदूर, माथे में बिंदियाँ, हाथों में मेहंदी, पैरों में महावर, उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। सांवली सूरत पर उसकी बड़ी बड़ी कजरारी आँखें उसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा रही थी। वैसे 12 वर्ष में कोई दुल्हन बनने की उम्र नहीं होती, लेकिन इस उम्र में दुल्हन बनना रचना के लिए मजबूरी थी। कुछ माँ की गरीबी और बचपन में ही पिता का साया सिर से उठ जाने की मजबूरी। 8वीं कक्षा में थी वो जब एक स्कूल से घर आने पर उसे पता चला कि उसकी शादी होने वाली है। लड़के का एक भाई है, लड़के के पिता नहीं हैं, लेकिन अपने पीछे इतना छोड़ गए हैं कि दोनों भाई आराम से अपनी ज़िंदगी बिना परेशानी के गुजर बसर कर सकें। घर में हीरे का काम था, जो काम अभी तक राजीव के पिता देखते आ रहे थे, लेकिन अब उनके ना रहने पर रचना का होने वाला पति राजीव देख रहा था। राजीव घर का बड़ा बेटा था। इसके पिता के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर टिकी थी। माँ की बड़ी इच्छा थी कि वह मरने से पहले अपनी बड़ी बहू को देखा ले, और मौत का क्या भरोसा कब अपने पास बुला ले। जब से राजीव के पिता एक मामूली सी बीमारी से अपना भरा पूरा परिवार अधूरे में छोड़कर चले गए थे, तब से राजीव की माँ का अपनी ज़िंदगी पर से भरोसा उठने सा लगा था। उनकी तमन्ना थी कि बस एक बार बड़ी बहू का चेहरा देख ले, अपने पोते को गोद में उठा ले, फिर चाहे मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं। यही वजह थी कि वह अपने बड़े बेटे का ब्याह जल्दी से जल्दी कर देना चाहती थी। राजीव रचना से 13 साल बड़ा था, लेकिन रचना की माँ को इससे कोई परहेज नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था अच्छा रिश्ता बड़े भाग्य से मिला करते हैं। और ऊपर से जब लड़की के सिर पर से बाप का साया बचपन से ही उठ गया हो, तो बहुत मुश्किल से उसकी माँ ने उसे पाल पोस कर 12 बरस का किया था। जैसे जैसे रचना बड़ी होती जा रही थी, उसकी माँ की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। अभी तक तो उसने अपनी बेटी को दुनिया की गंदी नज़रों से बचाए रखा था, लेकिन कब तक वह यही सोचती थी कि कोई अच्छी घरवर मिल जाए तो वह रचना के हाथ पीले करवा कर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। लेकिन बिन बाप की बच्ची को कौन ब्याह कर ले जाए। बस दिन रात इसी ही चिंता में घुली जा रही थी। वह तो भला हो उसकी पड़ोसन हेमा का, जो आकर उसकी बेटी का ब्याह बिना दहेज के अपने रिश्तेदार से फ्री में तय करवा दिया, और सिर्फ विवाह ही तय नहीं करवाया, बल्कि
ब्याह के खर्च का भी सारा भार अपने ऊपर लेकर उसे एकदम निश्चित ही कर दिया। अब तो बस वो जल्दी से जल्दी उसके पीले हाथ कर अपनी बेटी जीवन को खुशियों से भर देना चाहती थी। विदाई के समय रचना अपनी माँ से बहुत देर तक लिपट कर रोती रही। उसे बस एक बात का गम था कि उसके जाने के बाद उसकी माँ को कौन देखेगा। एकदम अकेली पड़ जाएगी वो। फिर हेमा चाची ने उसे समझाया था कि तू क्यों चिंता करती है, हम सब हैं ना। तू तो बस अपनी आने वाली जिंदगी की सोच और अपने ससुराल वालों की चिंता कर। अब से वही तेरा अपना घर है। बड़ी बहू बनकर जा रही है, तू वहाँ अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाना। अपनी सास को शिकायत का मौका मत देना। और वैसे भी कौन सी लड़की होगी जो बिन ब्याही अपने पीहर में बैठी अच्छी लगती होगी। लड़की जात को एक ना एक दिन तो दूसरे के घर जाना ही होता है। बड़े ही अरमानों से उसने अपने नए घर में कदम रखी। सास अपनी सुंदर सी बहू को देखकर निहाल हुई जा रही थी। मुंह दिखाई की रस्म के बाद उन्होंने ना जाने कितनी बार उसकी नज़र उतारी होगी। इतनी सुंदर बहू होगी किसी के पूरे कस्बे में, यह तो हमारे भाग थे जो हमें इतनी सुंदर और समझदार बहू मिली, कहकर उन्होंने उसकी मलैया ले ली। रचना को आए 1 हफ्ता बीत चुका था, लेकिन राजीव ने रचना की सूरत भी नहीं देखी थी। उसकी माँ ने रचना से दूर रहने की सख्त हिदायत जो दी थी। बहू देखने की इच्छा में वह रचना को अपने बेटे के लिए ब्याह तो लाई, मगर वह जानती थी कि अभी रचना अपनी गृहस्थी जीवन की शुरुआत करने के लिए परिपक्व नहीं है। इसलिए वो रचना को अपने कमरे में अपने पास ही रखती थी। राजीव अपनी माँ के इस फैसले से कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाया करता था। ये माँ भी ना, जब रचना को हमसे दूर ही रखना था तो हमारा ब्याह करवाया ही क्यों, और अगर करवाया भी तो इतनी छोटी लड़की से करवाने की क्या ज़रूरत थी। क्या उन्हें पहले से रचना की उम्र का पता नहीं था। चलो, दूर रखने का कारण तो समझ में आता है, लेकिन अब ये क्या बात हुई कि मैं अपनी ही लुगाई की सूरत भी नहीं देख सकता। जब भी उसके घुंघरू की आवाज़ सुनता, उसका मन उसकी एक झलक पाने को बेताब रहता, लेकिन माँ के आगे बेबस हो जाता। धीरे धीरे रचना को 1 महीना बीत चुका था और उसे इस महीने में वह अपने परिवार से बहुत घुल मिल चुकी थी, सिवाय अपने पति के। कितने विचित्र बात थी ना, जिसके लिए सब कुछ छोड़कर आई और उसी से कोई सरोकार नहीं। खाना परोस जाती थी उसे, वह भी अपनी सास की उपस्थिति में। घूंघट डालकर उसका देवर यूं तो उससे उम्र में बड़ा था, लेकिन वह उससे एक माँ की तरह व्यवहार करती थी। उसका देवर भी उसे माँ का ही दर्जा देता था और उसकी उतनी ही इज्जत करता था जिनकी अपनी माँ की सास। तो अपने पड़ोस और रिश्तेदारों से उसके सुंदरता की, उसकी सरलता की और उसके गुणों की बखान ही करते नहीं थकती थी।
और मन ही मन हेमा चाची को धन्यवाद देती, जिनकी वजह से उन्हें रचना जैसी बहू मिली। रचना भी अपनी सास का ख्याल एक बेटी की तरह रखती थी। उनकी माँ की माने तो रचना सर्वगुण संपन्न थी। उसकी उम्र भले ही कम थी, लेकिन समझदारी और परिपक्वता ऐसी कि बड़ों को पीछे छोड़ दे। एक दिन राजीव घर आता है तो माँ को घर पर न देख भाई से पूछता है। पता चलता है माँ पड़ोस में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने गई है। उसे तो जैसे मन की मुराद मिले गई हो। बस फिर क्या था, वह रसोई में घर में चला जाता है। उसे देखकर सुमित्रा अपना घूंघट निकालने लगती है। तभी राजीव उसका घूंघट हाथ पकड़कर लेता है और जैसे ही उसकी नज़र सूरत पर पड़ती है, कुछ पल के लिए वह अपनी पलकें झपकाना भूल जाता है। बड़ी मुश्किल से होश संभाल कर वह उससे कहता है, दूसरों के मुंह से तुम्हारी जितनी तारीफ सुनी थी, तुम तो उससे भी ज़्यादा सुंदर हो। बताओ भला हमारी इतनी सुंदर दुल्हन को हमारी माँ ने हमसे छिपा कर रखा है। इतना सुनकर रचना बस शर्मा कर रह जाती है। इतने में माँ की आवाज़ सुनाई पड़ती है। घबरा कर वह उससे माँ को कुछ न बताने की गुजारिश कर तेजी के साथ रसोई घर से बाहर निकल जाता है। उसकी माँ ने उसे बाहर निकलते देख लिया था, लेकिन उन्होंने न किसी से कुछ कहा न किसी को कुछ बताया। बस मन ही मन एक फैसला ले लिया। वह फैसला था रचना को 2 साल के लिए उसके मायके भेजने का। फैसला दूसरे दिन उसके मायके भेजने की तैयारी होने लगी। राजीव को पता चला तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। यह सब सुनकर उसका मन दुखी हो जाता है। भले ही उसके नज़दीक नहीं जा पाता था, लेकिन उसे देख तो लेता था। घूंघट में ही सही, उसके पायल की घुंघरू की झनक सुनकर, उसकी रंग बिरंगी चूड़ियों की खनक सुनकर अपने आसपास उसके होने का एहसास हो जाती। कम से कम उसी एहसास को जीत तो लेता था। कुल मिलाकर सच ये था कि हर तरफ से वो उसके दिल पर कब्जा कर चुकी थी। अब किसके होने का एहसास से अपने मन रूपी बगिया को सींचेगा। इन्हीं बातों से उसका मन उदास हो गया था, लेकिन माँ के आगे वह कुछ बोल नहीं सकता था। अब जब माँ का यही फैसला है तो ठीक है, यही सोचकर उसने अपने दिल को समझा लिया और भरी आंखों से उसे छुप कर जाते हुए तब तक देखता रहा जब तक उसका भाई उसे लेकर उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। ऐसा नहीं था कि रचना को दुख नहीं था। ज़्यादा समय उसकी निगाहें घूंघट की आड़ से जिसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी, उसे क्या खबर थी कि वह भी उसे छुप कर देख रहा था। रचना 2 साल के लिए अपने मायके आ गई। रचना की माँ अपनी बेटी के मुंह से उसके ससुराल वालों की बड़ाई सुनकर अपनी बेटी के भाग्य को वारी जानी और उसकी नज़र उतारने लगती। माँ जानती हो, जब हम आ रहे थे तो अम्मा बहुत रो रही थी और देवर जी भी बहुत दुखी हुए थे। वह तो माँ ने बहुत समझाया, तब जाकर हमें यहाँ पहुँचाने को राजी हुए। कहते हुए
ससुराल में मिले अपने जेवर दिखाने लगती है। जानती हो माँ, ये कान की बालियाँ हमें मामी ने दी थी, और ये अंगूठी हमें मौसी ने, और ये कान के टॉप्स देख रही हो, ये बड़ी बुआ ने दिए थे, और ये छोटी बुआ ने राधे कृष्ण जी की मूर्ति दी थी। कह रही थी इन्हें अपने से दूर मत करना। करते हुए ससुराल में मिले जेवर दिखाने लगती है। रचना की माँ उसकी बातों को बड़ी गौर से सुनती जाती है और हूँ करके मुस्कुराती जाती है। और ये सोने के कड़े हमें माँ ने दिए थे, और जानती हो, आते समय मुझे रुपये भी दिए थे। ये कह रही थी खुल कर खर्च करना, समय समय पर बबुआ के हाथ और रुपये भिजवा दूंगी। इतनी समझदार और भली सास बहुत किस्मत से मिलती है। रचना, ज़रूर तुम पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए होंगी जो तुम्हें इतना अच्छा घर परिवार मिला। कह के वह एक बार फिर उसकी नज़र उतार लेती है। वह तो भला हो तेरी हेमा चाची का, जिसने मुझ जैसी गरीब की इतनी मदद की, वरना आजकल के ज़माने में तो छीन कर खाने से पीछे नहीं हटते। रचना को आए 3 महीने के पार हो गए थे, लेकिन ससुराल की कोई खबर नहीं मिल रही थी। इधर बीते हफ्तों से रचना को ससुराल की बहुत याद आ रही थी। रह रह कर उदास हो जाया करती थी। उसकी माँ उसकी व्यथा को अच्छे से समझती थी, लेकिन कर भी क्या सकती थी। जब रचना की माँ ने हेमा चाची से यह सब बात बताई तो हेमा चाची ने उन्हें रचना को ब्यूटी पार्लर सिखाने का सुझाव दे दिया। रचना की माँ को हेमा चाची का यह सुझाव बहुत पसंद आया। 2 घंटे के लिए सही, कम से कम इसी बहाने थोड़ा व्यस्त रहेगी और हाथ में कुछ गुण भी आ जाएगा। ऐसा सोचकर उन्होंने उसका नाम वहीं पास के पार्लर केंद्र में करवा दिया था। एक दिन वह माँ के साथ बैठी थी कि तभी दरवाजे पर खटखट हुई। माँ ने रचना से कहा, जा रचना, देख तो जरा दरवाजे पर कौन है। लगता है हेमा चाची आई है। हाँ माँ, कहकर रचना दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि उसका छोटा देवर खड़ा था। वह उसे देखकर खुश होते हुए कहती है, अरे माँ, देवर जी आए हैं। अरे पगली, उन्हें अंदर आने देगी या दरवाजे पर खड़ा रहेगा? आइए भैया जी, बड़े दिन से जी नहीं लग रहा था, अच्छा हुआ आप आ गए, उसने मन में कहा। उसने उन दोनों के पैर छुए और वहीं पास पड़ी चारपाई में बैठ गई। अरे जा रचना, छोटे बबुआ के लिए चाय पानी का इंतजाम तो कर। हाँ माँ, जाते हैं। और बबुआ, घर में सब कुशल मंगल तो है ना? जी माँ जी, सब बढ़िया है। रचना जब से आई है, आप लोगों का नाम उसकी जुबान पर हरदम रहता है। हमारे छोटे बाबू ऐसे, माँ ऐसी, और वहाँ हमारी माँ दिन भर आप लोगों की बात करती रहती है। बड़े भाग थे वह जो आप लोगों जैसा परिवार मिला। भगवान सुखी रखे बेटा तुम लोगों को। अरे ऐसी कोई बात नहीं है माँ, भाभी है ही ऐसी कि सब प्यार करने पर मजबूर हो जाएं। तभी रचना चाय नाश्ता लेकर आ जाती है। सब साथ बैठकर चाय पीते हैं। उसके बाद देवर जी रचना को एक बैग सौंपते हैं। भाभी, इसमें कुछ सामान है, माँ ने आपके लिए भेजा है। जैसे ही देवर जी गए, रचना ने बैग खोला
बैग खोलते ही उसकी नज़र एक कागज़ के टुकड़े पर पड़ी। उसने खोल कर देखा तो पता चला ये तो राजीव का खत है। उसने उसने उसे जल्दी छुपा लिया और अब माँ के साथ सामान देखने लगी। उसका मन सामान देखने में नहीं था, उसे तो जल्द से जल्द खत पढ़ना था। जैसे ही मौका मिला रचना अपने रूम में गई और खत पढ़ने लगी। खत में राजीव ने प्यार भरी बातें लिखी थी। रचना बहुत खुश हो जाती है। ये सिलसिला 2 साल तक चलता रहता है। वक्त के साथ दोनों का प्यार मजबूत हो जाता है। ऐसा करते हुए 2 साल पूरे हो जाते हैं। अब रचना वापस अपने ससुराल आ जाती है। सबसे मिलकर गले लगकर वह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। सब लोग बहुत खुश रहते हैं। अब राजीव की माँ को दादी बनने की इच्छा होती है। वह हर समय इसी उम्मीद में लगी रहती है। वो चाहती है कि रचना उन्हें दादी बनाने का सुख दे। कई साल बीत जाते हैं। रचना को माँ बनने की सुख प्राप्त नहीं होता है। बेटी की तरह प्यार करने वाली सास भी उससे थोड़ा रूखा व्यवहार करने लगती है। लेकिन राजीव का प्यार अभी भी उसके लिए कम नहीं होता। वह उससे बहुत प्यार करता है। बहुत टाइम इंतज़ार करने के बाद भी जब रचना प्रेग्नेंट नहीं होती तो घर में राजीव की दूसरे विवाह की बात होने लगती है। रचना ये सब सुन बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन करती भी क्या, अपनी कमी के आगे कुछ नहीं बोल पाती। राजीव भी दूसरी शादी नहीं करना चाहता था। वो माँ के इस फैसले का विरोध करता है और कहता है, माँ, मैंने आपकी हर एक बात मानी है, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। इसलिए रचना की सास रचना का सहारा लेती है और उसे राजीव को समझाने के लिए कहती है। सबकी खुशी को ध्यान में रखते हुए रचना राजीव को शादी करने के लिए मना लेती है। उसके आगे राजीव को झुकना पड़ता है और वो शादी के लिए मान जाता है। घर में शादी की तैयारियां चलने लगती हैं। रचना सबके सामने खुश होने का नाटक करती है, अकेले में बहुत रोती है। धीरे धीरे शादी का दिन आ जाता है। बारात निकलने वाली ही होती है, तभी रचना चक्कर खाकर गिर जाती है। राजीव रचना के पास भाग कर जाता है। पूरा घर परेशान हो जाता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है तो पता चलता है कि रचना माँ बनने वाली है। ये सुन सब बहुत खुश हो जाते हैं। तब राजीव शादी करने से इनकार कर देता है। सब शादी रोकने की बात करने लगते हैं, लेकिन राजीव की माँ कहती है कि शादी तो होकर रहेगी। ऐन वक्त में हमने मना कर दिया तो लड़की वालों की कितनी बदनामी होगी। बारात भी जाएगी, दुल्हन भी आएगी, शादी भी होगी। ये सब सुन सब हैरान हो जाते हैं। तभी राजीव की माँ मुस्कुराती हुई कहती है कि हम रचना की सौतन नहीं बल्कि उसकी देवरानी लेकर आएंगे। एक बार फिर घर में खुशियों का माहौल हो जाता है। रचना की देवरानी घर पर आ जाती है। दोनों देवरानी जेठानी में बहुत प्यार होता है। परिवार में सब प्यार से रहने लगते हैं। 9 महीने ऐसे ही हंसी खुशी से बीत जाते हैं। रचना एक खूबसूरत से बेटे को जन्म देती है। रचना की सास अपने पोते को गोद में लेती है और खुशी के आंसू रोने लगती है। इसी तरह उनके
परिवार में खुशियाँ फिर से वापस आ जाती हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर ज़रूर करें।